हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआरएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स इसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 बेटा मैं आपको आज कराने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन की 3 वीडियो मैं अपलोड करूंगी बेटा। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में थ्रू आउट द चैप्टर जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं जिनके बेस पर आपको क्वेश्चन करने हो, किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो उसका आइडिया आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट 2 और इंट्रोडक्शन पार्ट 3 के अंदर 5-5 एग्जाम्पल्स होंगे, क्योंकि आपके इस चैप्टर में टोटल 10 एग्जाम्पल्स हैं। तो वो पूरे एग्जाम्पल्स जो है मैं आपके एग्जाम्पल्स बोल दीजिए, इलस्ट्रेशन बोल दीजिए, वो मैं आपके इन वीडियोस में कंप्लीट कराऊंगी। और उनको देखना एकदम कंपलसरी है बेटा, मैंडेटरी है, क्योंकि ताकि आप एक्सरसाइज के कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और आपके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है जी। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट 1 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी। यहाँ पर बेटा देखिए, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 फॉर्मूलाज हैं, टोटल 3 फॉर्मूलाज आर देयर। लेकिन आपको एक चीज, लेट मी क्लियर वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, कि आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर जो आपको एक्सरसाइजेज मिलेंगी, 2 एक्सरसाइजेज है टोटल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें। बेसिकली मैं आपको 3 फॉर्मूलाज के बेस पे बताऊंगी कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। एक तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाऊंगी बेटा, एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाऊंगी, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का पढ़ाऊंगी, फॉर्मूला बताऊंगी, और उसके बेस पे किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो बताऊंगी। लेकिन बेटा क्या है कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला के बेस पर ही आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस पे क्वेश्चंस नहीं उन्होंने डाले हैं एनसीईआरटी की बुक में। लेकिन जो एक्स्ट्रा आप बुक्स देखेंगे एनसीईआरटी की बुक करने के बाद, उसमें आप देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस वजह से मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ाऊंगी और पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको भी आप जरूर पढ़ना। ठीक है जी। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का मैंने आपको बता दी कौन कौन से फॉर्मूलाज आपके इसमें आएंगे। एक तो मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताऊंगी, एक सेक्शन फॉर्मूला, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर क्या है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट के अंदर आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये आपके लिए एकदम नया फॉर्मूला, आप सोचेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब क्या है। देखिए बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, अगर सपोज करो हमें कोई भी एक लाइन दी है, ठीक है, हमें कोई लाइन सेगमेंट दी है और हमें 2 पॉइंट्स दे दिया उसके ऊपर, और हमें बोलते हैं उन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब सपोज कीजिए एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक गई। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया बी, और मैं आपको बोल रही हूँ ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। जब मैं आपको यहाँ के कोऑर्डिनेट्स भी कुछ बता दूं, सपोज मैं यहाँ के कोऑर्डिनेट्स जो मैंने भी एग्जांपल में दिए हैं यही लिख देती हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -3, एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -6 एंड 3। देखिए बेटा, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट मैंने खींच दी। अब इस लाइन सेगमेंट के ऊपर मैं आपको बोलती हूँ कि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2 एंड -3, और बी पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिए -6 एंड 3। ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ इसका आपको डिस्टेंस निकालना, ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब क्या है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो इस केस के अंदर आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि x2 और x1 क्या है, y2 और y1 की वैल्यू क्या है। तो बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ। ये जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये होगा x1, ठीक है, ये x1 की वैल्यू है, और जो इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ये होगा y1 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के अंदर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, मतलब 2 कोऑर्डिनेट दिए ना, अभी जो पॉइंट बी है बेटा, इसके अंदर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है ये x2 की वैल्यू है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट दिया है ये y2 की वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो आपको ये पता चल गया। अभी आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है। अब हमें सिंपल क्या करना होता है, इस तरीके के फॉर्मूले के अंदर हमें इसको वैल्यू को पुट करना है और इसको सोल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है बेटा कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके नहीं दिखाई थी आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके दिखा दी कि हमें एक लाइन सेगमेंट दी है, उसके 2 पॉइंट्स हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं। तो कोऑर्डिनेट्स में x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू क्या आएगी। सिंपल सी चीज आप समझो, जो पॉइंट ए है उसमें जो पहली वैल्यू x1 की है, दूसरी वैल्यू y1 की है। इसी तरीके से पॉइंट बी है, उसमें पहली वैल्यू x2 की है, दूसरी वैल्यू y2 की है। तो मैंने बेटा यहाँ पर पूरा लिखकर क्लियर भी किया हुआ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इतनी सी चीज को आप समझ गए होंगे। अब मैं इसमें वैल्यू को पुट करके आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। सपोज कीजिए मैं आपको बोलती हूँ डिस्टेंस निकालना है मुझे ए बी, ए से लेके बी तक का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, और अब डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर बस वैल्यू पुट करूंगी। इधर ए बी की जगह ए बी ही रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो
x2 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है -6, ठीक है। x1 की वैल्यू मैंने क्या बताई है 2, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है 3, माइनस y1 की वैल्यू क्या बताई है बेटा, इसमें इस तरीके का मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ क्योंकि y1 की वैल्यू भी नेगेटिव है, ठीक है, -3, इसका यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको सिंपल हमें सोल्व करना है तो सोल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर मैं ए भी लिख रही हूँ बार बार, ठीक है, आपके कन्वीनियंट के लिए। अब देखिए इसके बाद सोल्व कर लीजिए, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो -2 और -6 को प्लस करेंगे, -8 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर देखो 3 है, पहले माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया, अगेन 3 आ गया, उसका होल स्क्वायर आ गया। अब दोबारा से इसको सोल्व करते हैं अगले स्टेप में, क्या हो जाएगा बेटा, ये -8 का स्क्वायर, देखो माइनस माइनस से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 से कितना होता है 64, तो यहाँ पर क्या आ गया 64, प्लस यहाँ पे 3 + 3 कितना होगा 6 का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अगले स्टेप में सोल्व करके दिखा देती हूँ आपको बेटा। इसके बाद क्या होगा, 64 की जगह तो 64 रहेगा, प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 × 6 36 होता है, ठीक है जी। अब ए बी इज इक्वल टू, अब 64 और 36 को प्लस करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 100, ठीक है जी। 100 किसका स्क्वायर होता है, हमें पता है 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, 10 × 10, यानी कि इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ए बी की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। इसको मैं यूनिट्स में लिख देती हूँ, अगर मैं मेजरमेंट में कुछ भी नहीं दिया होता तो हम यूनिट्स में करके इस तरीके से आंसर बता देते हैं। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, यानी कि ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस हमारा निकला है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का डिस्टेंस वो कितना निकला है बेटा, 10 यूनिट्स निकला है। कितना निकला है, 10 यूनिट्स निकला है, ठीक है जी। तो ये हमारे इस पार्ट का आंसर आ गया, जो चीज मैं आपको समझा रही थी कि अगर आपको दो कोई भी पॉइंट दिए हैं किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर, या वैसे भी आपको कोई 2 पॉइंट दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा चीज है, ये आपके पूरे चैप्टर में बार बार यूज होगी। अगर आपको 2 कोई भी पॉइंट दिए हैं और अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं और अगर आपको उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आप इस तरीके से ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आ रहा है, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस एट एक्स एक्सिस एट वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या मैं आपको बता देती हूँ। सपोज कीजिए, इक्वल डिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बता दी, इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है जी। अगर हमें जो पॉइंट फाइंड आउट करना है, अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, सपोज करो मुझे कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है और वो पॉइंट मुझे बोला हुआ है एक्स एक्सिस पे है, तो अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वहां पर मैं वाई की वैल्यू क्या लूंगी 0, ठीक है। और मुझे जो पॉइंट फाइंड आउट करना है, अगर सपोज वो पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू क्या ले लूंगी 0। आप समझे मैं क्या कह रही हूँ। पहले मैंने आपको इक्वी डिस्टेंस का मतलब बताया। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, मैं आपको लिख भी देती हूँ यहाँ पर, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है जी। अब आपको जो भी पॉइंट फाइंड आउट करना है, सपोज करो मैं आपको बोलती हूँ आपको कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट पहले फाइंड आउट करने का मतलब आप समझ लो, पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अब सपोज करो मैं आपको बोलती हूँ कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लेते हैं, एक्स कोमा वाई करके लेते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो वो पॉइंट जो जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो वहां पर हम वाई की वैल्यू क्या ले लेंगे 0, ठीक है। और हमें जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, अगर वो पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे है तो वहां पर एक्स की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 0। अगर एक्स एक्सिस पे तो वाई की वैल्यू को 0 ले लेना, अगर वाई एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू को 0 ले लेना। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बेस पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा था बेटा, मैंने लिखा था फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। आपको कोई एक पॉइंट निकालना है वाई एक्सिस के ऊपर जो कि इक्वी डिस्टेंस है ए एंड बी से। अब सपोज करो यहाँ पर एक लाइन में खींच देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले देती हूँ ए पॉइंट, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 6 और 5, ठीक है, मैंने दिए, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको दिए हैं 4 और 3। अब मैं कह रही हूँ इस लाइन के ऊपर आपको कोई एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, मतलब ए से उस पॉइंट की दूरी और बी से उस पॉइंट की दूरी सेम है, यानी कि वो ए और बी के सेंटर में होगा। सपोज करो ये इन दोनों का सेंटर है तो पॉइंट यहाँ पर होगा। सपोज करो मैं उस पॉइंट को मान लेती हूँ सी, ठीक है। अब मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना है। पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब मैंने अभी भी आपको क्या बताया, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अभी मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा, हमें जो पॉइंट फाइंड आउट करना है अगर वो वाई एक्सिस पे है, हमें जो पॉइंट फाइंड आउट करना है अगर वो वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 0, और वाई पॉइंट तो हमें फाइंड आउट मतलब वाई के कोऑर्डिनेट तो फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा।
अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके का बनेगा मैं आपको बता देती हूँ। आपको दिया होगा कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर कोई 2 पॉइंट है, उन 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, ठीक है, उन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं। आपको ये बोल रहे हैं कि उन पॉइंट, वो जो पॉइंट है ना, उनके बीच में कोई एक पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है जो कि पॉइंट ए से और पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट से ए की डिस्टेंस और इसी पॉइंट से बी का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक चीज तो ये, तो मैंने ये मान लिया कि जो मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना है, लेट द पॉइंट बी सी। मैंने इसके इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि सेंटर में होगा, तो मैंने इसको सी मान लिया। अब पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना। कोऑर्डिनेट्स बेटा हम किस तरीके से लिखते हैं, एक्स कोमा वाई करके लिखते हैं। आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये चीज आपको लिखनी नहीं है, ठीक है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, एक्स कोमा वाई, यानी पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, इसी तरीके से लिखते हैं। अब मैंने आपको एक चीज और बताई बेटा कि अगर जो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, अगर वो वाई एक्सिस पे है, तो वहां पर एक्स की वैल्यू क्या ले लेनी है आपको 0, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पॉइंट फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में दिया है वो वाई एक्सिस पे है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या ले ली 0, और वाई की जगह तो वाई आएगा क्योंकि वाई हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब एक चीज और आपको समझनी है, एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि हम पहले सब तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पहले सबसे मुझे लिखकर दिखाना पड़ेगा, लेट द पॉइंट बी सी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू सी। यहाँ पर एक्स की जगह तो 0 रख दी और वाई की जगह वाई आ गया। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब देखो, अब एक चीज बताओ, मैं आपको बोल रही हूँ जो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, जो पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, यानी कि सी से ए का डिस्टेंस और सी से बी का डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ये क्यों लिखा आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो पॉइंट सी है ये इन दोनों पॉइंट के सेंटर में है, ठीक है बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि सी से ए का डिस्टेंस और सी से बी का डिस्टेंस इक्वल है। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि ए सी इक्वल्स टू बी सी। ए सी इक्वल्स टू बी सी, अगर वैसे भी आप इसको अलग कंसेप्ट से भी समझो, अगर सी को मैं बोल देती हूँ, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे इसका मतलब मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस ऑब्वियसली ये दोनों की लेंथ जो इक्वल आएगी लाइन सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है, हम ए सी इक्वल्स टू बी सी लिख सकते हैं। अब हमें क्योंकि पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा, हमें यहाँ पर अप्लाई करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका मतलब क्या, आप डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस किसका फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ए से सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना और बी से सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो क्या लगाना पड़ता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, वो मैं लिख देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया बेटा, और यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो भी मैं लिख देती हूँ। मैंने दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है जी। अब बेटा मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये जो स्क्वायर रूट लगा है, ठीक है, स्क्वायर रूट से वैसे क्योंकि इक्वल टू, ये अगर स्क्वायर रूट नहीं भी लगाओगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले के अंदर है इसलिए हमें लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ पर आप नहीं लगाओगे, ऐसा नहीं हर जगह नहीं लगाओगे, लेकिन आपको लगाकर दिखाना है। ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि ये कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ इनके बीच में क्या है, इन बिटवीन इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के साइन में ये कैंसिल हो सकता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, क्योंकि इक्वल टू के साइन के राइट एंड लेफ्ट में जो भी चीजें इक्वल होती हैं उनको क्या करते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं ना। अगर सपोज इधर माइनस का साइन है, इधर माइनस का साइन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। अगर इधर 2 है, इधर 2 है, वो कैंसिल हो जाता है। अगर इधर -2 है, -2 है, वो कैंसिल हो जाता है। इसी तरीके से स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम इस तरीके से कर नहीं दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता रही हूँ बेटा, आपको क्या करना है पहले, क्योंकि आपको ए से सी का डिस्टेंस निकालना है, बी से सी का डिस्टेंस निकालना है। जब भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखकर आपको दिखा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। मैं स्क्वेयरिंग करके दिखाऊंगी, मैं प्रॉपर तरीके से करूंगी, ठीक है, शॉर्टकट नहीं मारूंगी। वी गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा स्क्वेयरिंग करके, तो स्क्वेयरिंग करके दिखा देते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दो, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने से क्या हो गया, स्क्वायर करने से क्या हो गया बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया।
यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अल्टीमेटली यही वैल्यू बची है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि इसके अंदर आपको ए और सी कोऑर्डिनेट लेने हैं, ठीक है, ए और सी। तो ए और सी के कोऑर्डिनेट लोगे। यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 6 एंड 5 5, और यहाँ सी के कोऑर्डिनेट क्या 0 और y। तो यहाँ पर देखो दोनों जगह पे x2 और y2 की वैल्यू चेंज होगी, x1 y1 की वैल्यू चेंज होगी। क्यों होगी, इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। इसलिए होगी क्योंकि आप देखो पहले तो हम ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि बी को हम भूल जाएंगे, हाइड कर देंगे, ए और सी के कोऑर्डिनेट को लेंगे। तो एक्स के जो दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये पहली वैल्यू किसकी होगी x1 की, दूसरी किसकी होगी y1 की। इसी तरीके से सी के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं 0 एंड y, इसमें पहली वैल्यू किसकी होगी x2 की, दूसरी किसकी होगी y2 की। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो ए और सी के जब कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो यहाँ पर x2 क्या होगा बेटा, ये बेशक आप लिख कर देख लेना अगर आपको कंफ्यूजन है। आप यहाँ पर मैं आपको लिख कर भी बता देती हूँ। अभी हम किसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ए और सी का कर रहे हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट देखो मैं यहीं पे लिख देती हूँ 6 एंड 5 है, एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या है, ये ए के कोऑर्डिनेट है, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 0 एंड y। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ लिख दी। इसी तरीके से बी से सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो बी के कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ। बी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, बी के कोऑर्डिनेट है -4 एंड 3, एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या है 0 एंड y। तो यहाँ से आप लोगे x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अब यहाँ से x2 की वैल्यू क्या होगी, देखो x2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी x2 की वैल्यू। ठीक है, तो x2 की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू 6 होगी, तो 6 पुट कर दिया, इसका होल स्क्वायर आ गया। प्लस यहाँ से y2 की वैल्यू क्या होगी, y2 की वैल्यू y होगी, तो y पुट कर दिया, माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, तो यहाँ पे 5 पुट कर दिया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू में। अब यहाँ पे पॉइंट कौन से है बेटा, बी एंड सी, बी और सी का डिस्टेंस निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे x1 x2 y1 y2। आपको पता कैसे देना है, जो बी के ये अब यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू होगी बेटा जो ये सी पॉइंट है इसका, जो ये वाला यहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारी किसकी वैल्यू होगी x2 की। तो ये इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, x1 की वैल्यू होगी -4, तो इसकी जगह आ गया -4। ठीक है, इसका हो गया होल स्क्वायर। प्लस यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, y2 की वैल्यू क्या होगी, y2 की वैल्यू होगी y। ठीक है, माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू 3 है, तो 3 पुट कर दी, इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 0 - 6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -6 का स्क्वायर, प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अब y - 5 का होल स्क्वायर ये किस तरीके से खुलेगा बेटा, ये तो आप अगर ध्यान दो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देती हूँ, आपने पढ़ा हुआ है बेटा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, वहां पर जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दी है। ये आपका आइडेंटिटी है, ठीक है, आपने पढ़ी हुई है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस b²। ठीक है जी, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको ओपन कर लेंगे। a² मतलब a की वैल्यू क्या है y, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो a² यानी y का स्क्वायर -2 इंटू a की वैल्यू y इंटू b की वैल्यू 5 प्लस b² b मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ 0 - 0 का तो कुछ नहीं होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, सिंपल सी चीज है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या है बेटा, प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो वो क्या होगी a² a यानी y का स्क्वायर -2 इंटू a यानी y इंटू b यानी 3 प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर। अब बस इसको सिंपल हमें सोल्व करना है। -6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 36 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ y² आएगा माइनस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -2y से मल्टीप्लाई करो -2y आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करो -10y आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5² का मतलब क्या होता है 25, इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 16, प्लस यहाँ y² की जगह y² रहेगा। इन तीनों को बेटा मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा -6y। ठीक है, और प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ y² से y² कैंसिल हो जाएगा, आमने सामने कैंसिल हो सकता है, कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 36 में 25 जो है प्लस हो सकते हैं, तो 36 में 25 को प्लस करोगे 61 आ जाएगा, -10y इक्वल्स टू यहाँ पे 16 में आपका जो है 9 प्लस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 25 -6y। अब मैं क्या करती हूँ, सारे टर्म्स को इधर ही ले आती हूँ,
61 माइनस 10y एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 25 इधर आएगा माइनस का हो गया, ये माइनस का 6y इधर आएगा प्लस का 6y हो गया इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब 61 में से हम 61 में से हम क्या करेंगे बेटा, 61 में से हम 25 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे क्या आएगा, ये आपका आएगा 36 आ जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे माइनस 10y में से 6y को माइनस करोगे क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, आपको यहाँ पर भी पता है बेटा माइनस प्लस माइनस होता है। 61 में से मैंने 25 को मान किया, 36 आ गया, साइन बड़े नंबर का आता है, 61 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का ही रहेगा ये। इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस होगा तो 4y आ जाएगा, और साइन बड़े नंबर का आएगा, 10y बड़ा तो माइनस का साइन आ गया इक्वल्स टू 0। अब मुझे तो वैल्यू वाई की निकालनी है, तो माइनस 4y को यहाँ पर एज इट इज रहने दूंगी, इक्वल्स टू 0 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, 0 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 36 है, ये इधर जाके माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस का 36 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 4 के साथ y के साथ 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, माइनस 36 एज इट इज रहेगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 4 एंड 4 9 36, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 9। और हमें यही निकालनी थी बेटा, हमें पॉइंट निकालना, जो पॉइंट C था उसके पॉइंट निकालने का मतलब क्या, उसके कोऑर्डिनेट निकालने थे, क्योंकि वो पॉइंट जो हमें निकालना था y एक्सिस पे था, तो x की वैल्यू तो हमें पहले पता लग गई थी, x का कोऑर्डिनेट पहले पता लग गया था, y की वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू निकल गई 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी देयरफॉर, यहाँ पर आपको लिखकर दिखा देती हूँ मैं, देयरफॉर द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस, ये आपको प्रॉपर लिखकर दिखाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, फ्रॉम A एंड B इज C, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 एंड 9, आंसर। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा, और इस तरीके से स्टेटमेंट भी आपको लिखकर देनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब बेटा सेकंड हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स जैसे सपोज आपको फाइंड आउट करने हैं एक्स और वाई के। ठीक है, मतलब जो भी है सेक्शन फॉर्मूला ये है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखे। अब बेटा सेकंड क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सपोज यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई के, या फाइंड आउट करने हैं दिए हुए, जो भी है क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और इसी से इंस्पायर होकर बेटा एक फॉर्मूला बना है, अगर इफ लाइन डिवाइड विद मिड पॉइंट, अगर कोई एक लाइन है जिसको कि कोई मिड पॉइंट है, वो 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिड पॉइंट निकालना कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये मैं आपको आगे क्वेश्चंस में बताऊंगी बेटा, अभी मैं आपको क्वेश्चंस जो बता रही हूँ आप वो देखिए, ताकि आपके बेसिक जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो। x1 और y1 की वैल्यू क्या होगी, जो भी 2 पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है उसमें जो पहला कोऑर्डिनेट है वो x1 की वैल्यू है, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है y1 की वैल्यू है। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है उसका जो पहला कोऑर्डिनेट है वो x2 की वैल्यू है, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो y2 की वैल्यू है। ये आपको पता है, लेकिन इसके अंदर नई चीज क्या इंट्रोड्यूस हो रही है, देखने वाली चीज यहाँ पर m1 एंड m2। अब आप बोलोगे m1 और m2 क्या होता है, तो मैं आपको वो चीज क्लियर कर देती हूँ। 1 मिनट के लिए पोज करके एक लाइन खींचती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब देखिए बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर एक खींच दिया। ठीक है, इसके ऊपर 2 पॉइंट दे दिए हैं। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 3 एंड 2 है, एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट 6 एंड 4 है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम सेक्शन फॉर्मूला कब निकालते हैं, अगर हमें ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसको लगाया जाता है टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स, और इसको अप्लाई किया जाता है टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, यानी कि एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको यूज करते हैं और वाई के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सपोज करो एक लाइन सेगमेंट दिए हैं जिसके 2 पॉइंट दिए हैं और उसके कोऑर्डिनेट भी आपको दिए हैं, तो यहाँ पर आप इजीली x1 और y1 और x2 y2 की वैल्यू देख सकते हो। ठीक है बेटा, मैं आपको यहाँ पर लिखकर भी दिखा देती हूँ, ये किसकी वैल्यू होगी, x1 की होगी, ये y1 की होगी। ठीक है, ये किसकी होगी, x2 की होगी, ये होगी y2 की। ये चीज तो आपको पता है, क्लियर है। अब सपोज करो इस लाइन के ऊपर मैं आपको ये बोलती हूँ कि ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर एक कोई पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पर है। ठीक है, कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सपोज करो मैं मान लेती हूँ कि वो पॉइंट सी है और मुझे उस सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है,
इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको बता देती हूँ। आपको एक लाइन सेगमेंट है दी है, उसके ऊपर उसके ऊपर 2 पॉइंट दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट भी आपको पता है। तो यहाँ से आप x1 y1 x2 y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए। सेक्शन फॉर्मूला कब लगेगा, मैं आपको वो चीज समझा रही हूँ, जब इस तरीके की सिचुएशन दी हो, ठीक है। अब आपको ये बोला गया हो कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर एक पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। पॉइंट फाइंड आउट करना मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है रेशो भी आपको दी हो कि ये जो पॉइंट है ना इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। समझ रहे हो, पहले वाले क्वेश्चन से कैसे अलग हुआ, क्योंकि यहाँ पर रेशो की बात हो गई। तो आपको पता है x1 y1 की वैल्यू क्या है, x2 y2 की वैल्यू क्या है। तो अब ये जो रेशो दिया है, यानी कि जो 2 दिया है किसकी वैल्यू हो गई बेटा, m1 की, और ये जो 1 दिया है किसकी वैल्यू हो गई, m2 की। समझे आप, इसके अंदर ये दिया है कि कोई एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर 2 पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट दिए हैं, और ये जो लाइन सेगमेंट है इनके ऊपर कोई एक पॉइंट है जो इस पूरी लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो जो 2 है वो m1 की वैल्यू है और जो 1 है वो m2 की वैल्यू है, ठीक है। तो इजीली कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके इसके फटाफट से बता देती हूँ। देखिए बेटा, यानी कि मुझे x और y यहाँ पर ये निकालना है, ठीक है। तो x और y निकालना है, इसकी जगह तो x और y रहेगा, ठीक है। इक्वल्स टू में यहाँ पर ये दोनों देखो, या तो आप एक काम करो, पहले इतने पोर्शन को सोल्व कर लो, इतनी चीज को सोल्व कर लो, इसको बाद में कर लेना है, या दोनों को इकट्ठे सोल्व कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। मैं दोनों को इकट्ठे सोल्व कर रही हूँ। यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या, देखो मैंने सब वैल्यूज आपको लिखकर दिखा दी है बेटा, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। m1 की वैल्यू आपको बता दी, यहाँ पर m2 की वैल्यू बता दी, x2 y2 की वैल्यू बता दी, x1 y1 की वैल्यू बता दी। अब सिंपल वैल्यूज को पुट ही तो करना है ना, तो वही मैं कर रही हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, m1 की वैल्यू होगी 2, ठीक है। 2 क्या है, m1 की वैल्यू है, ओके। उसके बाद क्या है, अब ये m1 और x2 दिया है, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई में तो दिया है। तो x2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, x2 की वैल्यू हमारी क्या है, x2 की वैल्यू हमारी 6 है, ठीक है जी। प्लस में m2 की वैल्यू क्या, m2 की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि जो रेशियो दिया है, ये लाइन सेगमेंट कितने रेशियो में डिवाइड है, 2:1। तो m1 की वैल्यू क्या है 2 और m2 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर x1 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू एंड y2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 6 है और y2 की वैल्यू 4 है। यहीं से मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ठीक है बेटा। तो देखो m1 प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कोमा लग जाएगा, m1 की वैल्यू पुट करनी है, m1 की जगह क्या आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू क्या है बेटा 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा, m2 की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई में y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y1 की वैल्यू हमारी है 2, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो जितना कर सकते हो, x कोमा वाई की जगह x कोमा वाई रहेगा, इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा बेटा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 आ गया। यहाँ पर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 आ गया, ठीक है जी। अब इनको प्लस कर सकते हैं, जितना सोल्व कर सकते हैं उतना सोल्व कर लो पहले, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, कोमा 8 प्लस 2 कितना होता है 10, 10 डिवाइडेड बाय 3। अब ये तो कैंसिल हो रहा है, देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि x कोमा वाई कितना हो गया, x कोमा वाई कितना आ गया बेटा 5 कोमा 10 डिवाइडेड बाय 3। अब आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ जो पहली वैल्यू निकाली है वो है x की वैल्यू, और जो दूसरी वैल्यू निकाली है वो है y की वैल्यू। यानी कि हमने यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे ना, हमें एक ऐसे लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट फाइंड आउट करने थे जिसके 2 पॉइंट जिसके ऊपर ऑलरेडी दिए थे, उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए थे, और जिस लाइन सेगमेंट कोई एक पॉइंट था जो 2:1 में डिवाइड कर रहा था। तो वो जो पॉइंट जो कि इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा था, उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे। तो कोऑर्डिनेट होते हैं x कोमा y, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, आपको यही चीज निकालनी थी और ये मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। जो जो टॉपिक आपको दिए होंगे बेटा चैप्टर में वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर किस किस तरीके के क्वेश्चन से राइज होंगे, ठीक है जी। बेटा जो मैंने आपको अभी सेक्शन फॉर्मूला बताया है इसके अंदर एक चीज ऐड कर देना, जो पॉइंट सी है ना, ठीक है, जो जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे इसको हम एज्यूम करते हैं। तो लिख देना लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बी एक्स एंड वाई, और लास्ट में लिख देना जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज 5 कोमा 10 डिवाइड बाय 3, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं आपको बोल रही हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बेटा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। सपोज करो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दी हुई है ए और बी,
ठीक है जी। ए और बी दिए, वही वाले बेटा जो पहले कोऑर्डिनेट्स दिए थे ए बी के, वही मैंने ले लिए हैं। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट 3 एंड 2 और बी के कोऑर्डिनेट 6 एंड 4। ठीक है। अब हमें पहले क्वेश्चन में क्या था, हमें इससे पहले वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट कराया सेक्शन फॉर्मूले का, उसमें मैंने आपको बोला था कि कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, और उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दिए हैं, तो जिससे हमने x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, वो हम यहाँ भी कर लेंगे। और मैंने आपको बोला था इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक कोई पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इस लाइन सेगमेंट को कोई इस जो जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी, यानी हमें रेशियो पता थी, हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता थे, जो लाइन सेगमेंट के ऊपर पॉइंट कट कर रहा था इस लाइन को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो क्या है, अलग तरीके से मैंने क्वेश्चन को घुमा दिया है। कैसे किया है बेटा, कि लाइन सेगमेंट वही है, पॉइंट वही है, उनके कोऑर्डिनेट्स वही हैं, बस जो हमने ये अब इसका जो रेशो था ना m1 m2, ये हमें यहाँ पर निकालना है। हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट क्या है और बी के कोऑर्डिनेट क्या है वो हमें पता है, और इस लाइन सेगमेंट को एक कोई पॉइंट है, ठीक है, एक किसी पॉइंट पे कट हो रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हमें पता है। हमें ही पता लगाना है कि ये जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है कितने रेशो में कर रहा है। ठीक है, तो रेशो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हमें यानी कि हमें m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर इस पॉइंट को मैं c ही मान लेती हूँ। ठीक है, ये c सपोज हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो पॉइंट a क्या है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड 2। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 6 एंड 4। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या होगी 3, y1 की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या होगी 6, y2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, y2 की वैल्यू होगी 4। ठीक है, और ये दिए हुए हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, यानी कि हमें जैसे इससे पहले वाला पार्ट किया था, मैंने आपको बोला था लेट द पॉइंट बी सी और उसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई माना था, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी कि यहाँ पर जो एक्स और वाई है ना, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ एक्स इज इक्वल टू 5 दी है एंड y इज इक्वल टू 10/3 दी है। बेटा ये मैंने वही वैल्यू ले ली है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाली है, क्योंकि हम इससे ये भी चेक कर लेंगे, उसी क्वेश्चन को रिवर्स करके हम एक तरीके से कर रहे हैं, इससे हम ये चेक कर लेंगे इनका रेशो देखो 2:1 आएगा। क्यों, क्योंकि सब वैल्यू सेम है। इसके पॉइंट हमने निकाले थे ना 5,10/3 निकले थे ना। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या एक्स के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या निकली थी 5 और 10, वाई के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या निकली थी 10/3। यानी कि जब सब चीजें सेम है तो इसका मतलब रेशो क्या आना चाहिए 2:1। तो अब हम सोल्व करके देखेंगे, अगर हम सही सोल्व करेंगे तो हमारा 2:1 ही आएगा। ठीक है जी, तो हम इसको सोल्व करते हैं। हमें सब वैल्यूज पता है, हमें सिर्फ पुट करनी है। यहाँ पर एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगी, मैंने आपको बता दी एक्स की वैल्यू क्या है 5 और वाई की जगह क्या पुट करूंगी 10/3। ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या है बेटा, m1 की वैल्यू तो मैं निकालनी है, तो m1 की जगह तो m1 रहेगा, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 6 प्लस m2 की वैल्यू क्या है बेटा, m2 की वैल्यू हमें निकालनी है, मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू क्या है 3 वो लिखती, प्लस में m1 प्लस m2 तो हमें निकालना है। ठीक है, इसकी जगह यही रहेगा, कोमा m1 हमें निकालना है, उसकी जगह वही रहेगा, मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस m2 की वैल्यू हमें निकालनी है, उसकी जगह m2 रहेगा, मल्टीप्लाई में y1 की वैल्यू क्या बेटा 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो एज इट इज ही रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है जी, अब इसको जो सोल्व कर सकते हो आप कर लो। क्या सोल्व करोगे इसको, देखो 5,10/3 तो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में ये क्या हो जाएगा, ये 6m1 बन जाएगा प्लस 2m2 बन जाएगा। भाई मैंने बाद में लिख दिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, m1 प्लस m2 कोमा, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 4m1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब इसके आगे हम इसको सोल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसका मतलब 5 के इक्वल हम किसको रखेंगे, इसको जो कोमा से पहले हमें वैल्यू दी है, ये किसकी वैल्यू है। अगर हमें x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करते हैं, इस वैल्यू से करते हैं, और y ये किसकी जगह है x कोमा y, तो x के साथ x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने वाली जो वैल्यू है वो रख देंगे, और 10/3 किसके साथ रखेंगे बेटा, उसके साथ किसको रखेंगे, दूसरे वाले को जो कोमा के बाद है। ठीक है जी, क्योंकि हमें x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो पहली वैल्यू क्योंकि x की होती है इसको इसके इक्वल रखेंगे, और y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो दूसरी वैल्यू y की होती है, y के इक्वल इसको रखेंगे। अब बेटा मैंने जो वैल्यूज थी वो इस तरीके से उतार दी है यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू करके उतार दिया, इनको उतार सकती हूँ। अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर वाले पोर्शन को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इसको कर लेते हैं। देखो 1 जो है, जो डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 तो किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होता है, वही टर्म उतर जाती है। ठीक है,
किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, किसी वेरिएबल से हो, तो ये सेम उतर जाएगा। इक्वल्स टू में यहाँ का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 जो है m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जो बेटा सबको आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये 6m1 प्लस 3m2 बन गया। इक्वल्स टू में 5m1 से मल्टीप्लाई होगा 5m1 आ जाएगा, प्लस 5m2 से मल्टीप्लाई होगा 5m2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 6, अब मैं क्या करूंगी, m1 वाली टर्म्स को m2 वाली टर्म्स को सेपरेट कर लूंगी, तभी मेरा सोल्यूशन निकलेगा ना। तो 6m1 है, यहाँ पे प्लस का 5m है, इधर जाएगा माइनस का 5m1 हो जाएगा। इक्वल्स टू यहाँ 5m2 है, ठीक है, ये प्लस का 3m2 है, इधर जाएगा माइनस का 3m2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 6m1 में से 5m1 को माइनस किया, क्या आ गया, m1 आ गया। इक्वल्स टू में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पर m2 उतर गया, यानी कि इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है। अब मुझे अगर सपोज करो मैं हम फॉर्मूला जब लिखते हैं हम किस तरीके से लिखते हैं बेटा, m1 m2, तो मैं यहाँ m1 लिखती हूँ डिवाइडेड बाय m2 लिखती हूँ, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा ना बेटा। मेरे पेन की इंक बहुत ज्यादा फैल गई थी, इस वजह से थोड़ा कैंसिलेशन हो गया, तो ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए m1 डिवाइडेड बाय m2 की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, m1 क्या निकलेगा, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ m1 ऊपर है और यहाँ m2 नीचे है, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पर m2 नीचे है तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि m1 की वैल्यू क्या निकल गई 2, m2 की क्या निकल गई 1। वही मैंने लिख कर दिखा दिया, m1 इक्वल्स टू 2 एंड m2 इज इक्वल्स टू 1। और हमारा क्या था, इस पूरे क्वेश्चन का लाइन सेगमेंट किस तरीके से डिवाइड कर रही थी, 2:1 में करी, तो वही हमने निकाल दिया। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 3 जो है इस पूरे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से 4m1 प्लस 2m2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इक्वल्स टू इसी तरीके से 10 जो है वो m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 4 से करोगे 3 4 12 m1 प्लस 3 2 6 m2, ठीक है। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर की टर्म होती है, ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म से मल्टीप्लाई होती है, वही कर रही हूँ मैं यहाँ पर 10m1 प्लस 10m2, 10m1 से मल्टीप्लाई होगा 10m1 आ जाएगा, 10m2 से मल्टीप्लाई होगा 10m2 आ जाएगा। अब यहाँ पर पहले इसकी तरह, इस पार्ट की तरह सेपरेट कर लेती हूँ m वाली टर्म को, तो 12m1 यहाँ पर एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 10m1 प्लस में इधर जाके माइनस में चला जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू में यहाँ पे 10m2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 6m2 जो है 6m2 जो है वो किस में है बेटा, वो यहाँ पर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, ठीक है जी। तो माइनस कर दो, यहाँ पर 12 में से 10 को माइनस करोगे 2m1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 10 में से 6 को माइनस करोगे 4m2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें m1 डिवाइडेड बाय m2 निकालना है ना, तो यहाँ पर मैं m1 के डिवाइड में m2 को ले आई, ठीक है। यहाँ 4 अपनी जगह पर एज इट इज है, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पर डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर दो, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि m1 डिवाइडेड बाय m2 यहाँ पर भी क्या निकल गया बेटा, m1 डिवाइडेड बाय m2 यहाँ पर निकल गया 2:1, यानी कि हमारा यहाँ पर भी रेशियो क्या आ गई, यानी कि m1 की वैल्यू क्या आ गई 2 और m1 की वैल्यू क्या आ गई 1। इस वाला जो क्वेश्चन, इसका मतलब हमने सोल्व करके दिखाया था एकदम, इसका मतलब निकलता है ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया था बेटा, कि यहाँ पर हमने रेशो निकाला, रेशो में जो दिया हुआ था 2:1, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट हमने ले लिए और ये रेशो हमने निकाल कर दिखा दिया, हमने क्वेश्चन एकदम सही तरीके से सोल्व किया। यानी कि जब आपको कोऑर्डिनेट ना दिए हो तो कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकालेंगे, और अगर आपको रेशो निकालना हो किस तरीके से निकालेंगे, दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया, ठीक है जी। अब अच्छा बेटा एक चीज और आपको बतानी है, फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहाँ पर एक्स और वाई आता है लेफ्ट में, तो आपको पता ही है, ठीक है, और ये किस तरीके से आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर ऊपर हमेशा याद रखना m1 और m2 आएगा, आप m1 लिखना m2 लिखना, प्लस में साइन लगा देना, यहाँ पे x2 x1 और m1 m2 आएगा, ठीक है। मतलब सब जगह यहाँ पर m1 m2 ऊपर नीचे आना ही है, m1 m2 m1 m2, प्लस का साइन यहाँ पे प्लस का साइन, बस क्या फर्क है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में m1 के साथ x2 और यहाँ m2 के साथ मल्टी, मतलब x1 x2 x1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, 2 वाला पहले आ गया और 1 वाला पहले आ गया, और x वाली टर्म में लेनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से इस फॉर्मूले में भी m1 m2 आ गया, ठीक है। यहाँ y2 y1 लेना है, जैसे x2 x1 लिया था, यहाँ y2 y1 लेना है, क्यों, क्योंकि इसकी हेल्प से हम y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, और बहुत ही ईजिली आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया है, ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट है, बहुत ईजी है, इसको भी आप लेकर चलो। देखो इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ, पहले तो फॉर्मूला देख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ, यहाँ पर ब्रैकेट x1, पहले देखना है यहाँ पर x1 x2 x3, इस तरीके से लिख देना, x1 आ रहा है, x2 आ रहा है, x3 आ रहा है। यहाँ वैल्यू कैसे आ रही है, y2 y3 y3 y1 y1 y2, यानी कि अगर आप यहाँ पर शुरू करो y2 y3 एंड y1 से, तो कैसे लिया इसने, पहले y2 y3 ले लिया, फिर y3 y1 ले लिया, और फिर y1 y2 ले लिया,
ठीक है, इस तरीके से बेटा अगर आप याद करेंगे तो आप बहुत इजीली याद कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सी चीज, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस हाफ x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। जब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1 माइनस 4 6 माइनस 3 माइनस 5, तो आप इससे इजीली वैल्यू निकाल सकते हो। बेटा आपको वैल्यूज कैसे निकालनी है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सपोज करो ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, किसकी वैल्यू होगी x1 और y1 की, ये किसकी होगी x2 y2 की, और ये किसकी होगी x3 एंड y3 की। ठीक है, इसी तरीके से होगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब दो पॉइंट थे तो क्या था x1 y1 x2 y2, तो अगर तीसरा कोई पॉइंट दिया उसके कोऑर्डिनेट दिया तो इसका मतलब क्या होगा x3 और y3 की वैल्यू दी है। अब सिर्फ इन वैल्यूज को आपको इस फॉर्मूले में पुट करना और आंसर निकालना है। मैं आपको यहाँ पर लिखकर भी दिखा देती हूँ बेटा, हेयर x1 इज इक्वल्स टू 1, y1 इज इक्वल्स टू -1, x2 इज इक्वल्स टू -4, y2 इज इक्वल्स टू 6, x3 इज इक्वल्स टू -3, y3 इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखा दिया। अब देखो बेटा, इसको हमने वैल्यू पुट करती हूँ, हाफ की जगह हाफ रहेगा। ठीक है, x1 की क्या जगह आएगा y1। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, y2 की जगह क्या आ जाएगा 6, माइनस y3 की जगह क्या आ जाएगा -5, प्लस x2 की जगह क्या आएगा, यहाँ पर x2 की जगह आएगा -4। ठीक है, फिर y3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5। ठीक है जी, उसके बाद माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1, वो पुट कर दी। ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू क्या है -3। ठीक है जी, उसके बाद y1 की वैल्यू क्या है बेटा -1, माइनस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 6 है। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी, इसको सिर्फ सोल्व करना है। इक्वल्स टू हाफ, देखो 1 तो किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है वो ये जाता है, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ 6 माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 5, 6 प्लस 5 आ गया। ठीक है, प्लस इंटू माइनस -4 हो गया, यहाँ पर -5 की जगह -5 रहेगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया, +1 आ गया। फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस -3 हो गया। ठीक है, यहाँ -1 और -6, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो -7 आ गया। 1 और 6 को प्लस किया। ठीक है, हाफ की जगह हाफ रहेगा, 6 और 5 को प्लस करेंगे 11 आ गया, -4। यहाँ पे इन दोनों को सोल्व कर लो, -5 + 1 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस कर दिया, साइन बड़े नंबर का आता है। 5 में से 1 को माइनस किया, 4 आया, 5 पड़ा, उसके आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 7 से 21 आ गया। ठीक है जी, इक्वल्स टू हाफ की जगह हाफ रहेगा। ठीक है, 11 की जगह 11 रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया, 4 4 से 16 होता है, प्लस 21। अब इन तीनों को करना है प्लस, तो हाफ की जगह हाफ रहेगा। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है बेटा, हमारा आ रहा है 11 16 एंड 21, तो इन तीनों को प्लस कर लो। यहाँ पर 1 + 6 7 + 1 8 आ गया, और 1 + 1 2 + 2 4 48 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या, हाफ मल्टीप्लाई बाय 48। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8, यानी कि कितना आ गया 24। तो 24 क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स, क्यों, क्योंकि हमारा एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है, इसलिए इसको स्क्वायर यूनिट्स लिखना है। अब इतनी चीज मैंने आपको बता दी बेटा, यह हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। अब दो चीज बतानी है मुझे आपको, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सपोज करो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया है, +24 आया, अगर सपोज करो यहाँ पर -24 आता, अगर सपोज करो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा माइनस आता, तब भी आप उसको कंसिडर क्या करेंगे, आप उसको ऑलवेज कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, कंसिडर पॉजिटिव 24 इंस्टेड ऑफ नेगेटिव 24। ठीक है, आई वांट टू से दैट, अगर आपका ऑलवेज लिख देती हूँ यहाँ पर ऑलवेज, अगर सपोज करो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद आपका माइनस में आता है, नेगेटिव आता है, तो आपको उसको ऑलवेज कंसीडर करना है पॉजिटिव, नो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। यानी नेगेटिव कभी भी हमारा ट्रायंगल का एरिया नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, तो आपको उसको पॉजिटिव ही लेना है। पहला पॉइंट ये था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, सपोज करो अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालते हो, वो इक्वल्स टू 0 आ जाता है। यहाँ पर मैंने बोला इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू नेगेटिव आ गया, ये बता दिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स वी कांट टेक ट्रायंगल, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, अगर ये आता है, इसका मतलब आता है, इट मीन्स वी कांट मेक a triangle because its points
its coordinates are collinear। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं बेटा, जो कि एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। सपोज करो ये लाइन है, ठीक है, अब यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे दे दिया आपको कि इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है वो ऐसा आ गया कि ये पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब कि ये जीरो आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आपने निकाला जीरो आ गया। अगर सपोज करो यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट दिए होते, यहाँ दो कोऑर्डिनेट दिए होते, यहाँ कोऑर्डिनेट दिए होते, और आपको बोलते हैं इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, जैसे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए थे ना, यहाँ पर ऐसे कोई ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए होते, जब उनको यूज करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते इस तरीके से, तो उसकी वैल्यू का जीरो आती है। इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। और आप देख सकते हैं अगर कोई 3 पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो क्या हम इस लाइन से ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए मैंने लिखा है अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आता है, इसका मतलब आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए वो कैसे हैं, कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, इसलिए उससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो फाइंड आउट कर लिए, उससे ट्रायंगल नहीं बन सकता बेसिकली, क्योंकि वो पॉइंट्स कोलिनियर है और उससे हम ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर सकते हैं। तो बेटा इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर अपने चैनल पे नए हैं और अगर पुराने भी, अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, डीएवन के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है जी। आपको मेरे पढ़ाई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।